हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है या सिलेबस चेंज हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, एक हमारे व्यूअर हैं उनका कमेंट है गोपाल कुमावत जी का। हालांकि इन्हें पता है, ध्यान दीजिएगा, यूट्यूबर पे बोला जा रहा है कि एनटीपीसी का पैटर्न चेंज हो गया है। प्लीज़ बताइए ये अफवाह है या सही है। तो देखिए दोस्त, आपको ऑलरेडी पता है कि अफवाह है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पैटर्न चेंज हो गया है। कैसे, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं, कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसके बारे में हम अगर जानना चाहें तो कैसे चेंज हुआ है पैटर्न, उसके बारे में हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो को निरर्थक नहीं बनाया जाए, सार्थक बनाने के लिए हमें इसमें हॉट टॉपिक क्या है उसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे, जिससे सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम का। ऑफिशियल रूप से दिखाएंगे सिलेबस से ही। तो सबसे पहले दोनों चीज़ को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास दो चीज़ें आनी पड़ेगी। जो 2019 की सिलेबस है उसमें 13.1 में आ जाइएगा, और 2003/2015 का एनटीपीसी का पूरा नोटिफिकेशन था उसमें हम देख लेंगे। यानी दोनों नोटिफिकेशन में ही देखेंगे और उसी में हम सारी चीज़ों को हम करेंगे। तो देखिए 2015 का आप नोटिफिकेशन देखिएगा ना, तो ये 10 पेज का नोटिफिकेशन है और कहीं पे सिलेबस की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 2014 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, हालांकि वो टेक्निकल वाला था, एसएससी जेयू वाला का। लेकिन उसके बाद से आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में, एक मिनट, ये वो लोड होने में पुराना फाइल है ना, ये डिले करता है, तो एक मिनट होल्ड है, इसको आप रखेंगे। तो ये देखिए एक एक करके आइएगा, तो कहीं पे इसमें आपको, आप भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं 3/15 में, कहीं भी इसके एग्ज़ाम के पैटर्न में सिलेबस नहीं दिया होता था। और मैं कह दूं कि जब सिलेबस पहले दिया ही नहीं है तो अब पैटर्न चेंज होगा क्या। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने पहले का सिलेबस कहाँ देखा था। हमने तो आज तक नहीं देखा कि 2015 में भी सिलेबस हुआ करता था एनटीपीसी का। यानी सिंपल सी बात कहें तो रेलवे पहले कोई सिलेबस अलाउ नहीं करता था, यानी पब्लिक में डिस्प्ले नहीं करता था। फर्स्ट टाइम जो डिस्प्ले सिलेबस हुआ है वो आरआरबी 1/2018 जो एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, इसमें डिस्प्ले हुआ है। इससे पहले कोई सिलेबस रेलवे नहीं करता था, तो इसलिए घबराइए नहीं, कोई आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो अब सिलेबस क्या है उसके बारे में बात कर ले। तो सिलेबस हम थोड़ी सी अगर वेटेज की बात कर लेंगे तो यहाँ पता है कि हमें 90 मिनट में 40 जनरल अवेयरनेस, 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, यानी टोटल 100 प्रश्न हमें करने हैं। तो इसकी सिलेबस का पैटर्न देखिए अब है, ओरिजिनल जो पैटर्न है ये है, जो आज से पहले नहीं दिखता था हमें। एक मिनट, इसको मैं ले लूँ बड़ा करके। तो ये हमारा ऑफिशियली सिलेबस है, जिसमें आप देख सकते हैं सिलेबस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस कहें तो यहाँ से 40 नंबर, यहाँ से 30 नंबर और यहाँ से 30 नंबर। ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। और अभी CBT 1 के टर्न में कहेंगे तब, और इससे टोटल नीचे आएगा तो टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 100 नंबर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक है इस सिलेबस में जो आपकी सिलेक्शन निर्धारित करते हैं। हालांकि मैं बताऊं कि जितने मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम है तो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। हाँ, किसी टॉपिक की वेटेज प्लस में रहती है, उस प्लस वेट टॉपिक को हम एक एक दो दो करके सब में बता देते हैं। सबसे पहला कंडीशन है, आप अगर देखते हैं तो मैथमेटिक्स सब नंबर आपको पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक, LCM, HCF, रेशियो, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट, टाइम वर्क वगैरह वगैरह, कोई बेकार नहीं जाने वाली। लेकिन लोग प्रश्न कहाँ छोड़ते हैं मैं बता रहा हूँ। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, ये वाला प्रश्न लोगों को कठिनाई होती है और इसको लास्ट में छोड़ देते हैं। ये चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। बाकी तो आपने शुरू से पढ़ते आए हैं, वो आपका अधिक अच्छा होगा। यानी 1 लाइन कहें तो इस टॉपिक को आप कवर कर लें। रीजनिंग में बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये वाला टॉपिक है साइलोजिज्म और जम्बलिंग ऑफ सेंटेंस, इसको जरूर रखिएगा। वेन डायग्राम के कभी कभी प्रश्न आते हैं ना, तो एक में ही 3-3 प्रश्न या 4-4 प्रश्न होते हैं। इस दोनों टॉपिक, 3 टॉपिक यहाँ मैं बता रहा हूँ। चौथा टॉपिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यहाँ से मैप और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स बहुत ज़रूरी है।
और पांचवा तो आपने वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है, जो मैंने आपको बनाया कि कैसे क्रैक करना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना तो आपका सिलेक्शन मुश्किल ही है, क्योंकि इसके प्रश्न जो आते हैं ना, इन 3-4 टॉपिकों से 10 से 15 प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। बाकी जितने पूरे सिलेबस पढ़िएगा उससे नहीं आते, उतने प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो मैं इतना डाटा जो बता रहा हूँ, इस डाटा को अगर आपको पढ़ते हैं तो यहाँ से 30 नंबर आना है, उसमें से 15 केवल इसी में से आएंगे। जम्बलिंग वाले हो जाएंगे, वेन डायग्राम, और जम्बलिंग भी छोड़ देंगे ना तो आपके पास कंक्लूजन, स्टेटमेंट, और इसके बाद आपका ये मैप्स, इंटरप्रेशन और ग्राफ्स वाले से, और इसी को बना देता है कंप्रीहेंशन। जो आपका इंटरप्रेशन ऑफ डाटा है ना, इसको एनालिटिक के टर्म में देख के आपको ग्राफ बना देता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जितनी कहें जितना पढ़िए कम है, इसकी तो कोई इंड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कौन, क्या और कैसे। कौन राज्यपाल है, कौन सीईओ है, कौन क्या है, किनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या किस काम से जुड़े हुए हैं, किसका बुक इनॉग्रेट हुआ, किसने हायर स्टडी प्राप्त किया, किसने क्या किया, किसको कौन सा मेडल मिला, किसने चुनाव जीता। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 5 से 7 प्रश्न अनिवार्य बन जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। इस सिलेबस में अगर अलग अलग ढूंढेंगे तो सब में अलग अलग करके मिलेगा, लेकिन हमें निधन किसका हुआ, ये सारी चीज़ें एक एक करके देख लेना। कौन सीईओ हैं, कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन किस राज्य के राज्यपाल हैं, कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इस टाइप के प्रश्न सारे आने हैं। उसके बाद इसमें 2 चीज़ें और बचती है जिसको आपको ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम है ना, इसको ध्यान से आपको देखने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा फ्लैगशिप। यहाँ पे देखिए एक बार ऊपर में, फ्लैगशिप ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। कौन से राज्य का कौन सा स्कीम चल रहा है, इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका बेनिफिट क्या होगा, इस टाइप से ये प्रश्न आते हैं, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसकी टॉपिक में अगला टॉपिक आता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की रिलेटेड जो भी स्कीम है वो चीज़ वाली। और बाकी आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता ही है, साइंस 10th लेवल का इन्होंने दे रखा है, साइंस का सारा टॉपिक आता है। लेकिन इसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे ब्लड, मानव सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम है ना जहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में केमिकल वाले पार्ट जो होते हैं, फार्मूले होते हैं छोटे छोटे, उनकी सारी का नाम पूछ देता है, रासायनिक नाम वगैरह वगैरह वाला टॉपिक है जो आप कवर ही करते हैं। यानी इसको तो कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान कवर करने वाला टॉपिक आज के डेट में रीजनिंग ही है। अगर इसको 30 नंबर अच्छे से कर दिया जाए तो 30 में से आप 27-28 तक ला सकते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स अच्छी से पढ़ाई कर लिए 20-25 ला सकते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा होता है। 40 में से अगर आपने 20 भी ला दिया ना तो आप कहाँ तक आते हैं, 30-27 अगर यहाँ से रीजनिंग अच्छा है तो, और 20 यहाँ से हैं तो ये होते हैं 77। अच्छा स्कोर बनता है जो कोई भी एग्ज़ाम के लिए बीट करने के लिए बहुत अच्छा है। यानी आप जनरल अवेयरनेस में 50-50 भी हैं, बाकी आपने 2 टॉपिक कवर कर लिया, मैथ और रीजनिंग दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आपकी एग्ज़ाम CBT 1 क्लियर हो जाएगा। हाँ, जिनका GK GS अच्छा है उनके लिए तो और अच्छी बात है। हालांकि मैं करता हूँ कि जितना मैथ पढ़ना है इतना रीजनिंग पढ़ना है, और दोनों को जोड़ दे। यानी यहाँ पे कहें कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 आवर पढ़ें, यहाँ पे 8 आवर पढ़ें और यहाँ पे 16 आवर भी पढ़िएगा ना तो ये कंप्लीट नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। इसके लिए चाहिए 64 आवर, यानी इसके 4 गुना यहाँ प्रश्न है, लेकिन इन दोनों के वेटेज का नंबर यहाँ पे 40 ही है। यानी ध्यान देने वाली बात है कि फोकस अगर आपके में कैपेबिलिटी है तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे ज़्यादा कीजिए। साइंस वाला ये जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक कवर करते रहिए, मीडिया से बने रहिए, सारी चीज़ें कवर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।